हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम देखे थे चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑन स्टोन्स का फर्स्ट वाला पार्ट देखे थे, जिसमें हम इग्नियस रॉक को काफ़ी डिटेल में समझे थे। इसके एग्जांपल्स भी आप अच्छे तरीके से याद कर पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इग्नियस रॉक्स के सारे कॉन्सेप्ट हम देख लिए थे। अब देखेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स, है ना। अब सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में ज़रा जान लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि सेडिमेंट्री रॉक्स को समझने के लिए केवल एक बात को आप ध्यान रखिए कि सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब होता है डिपोजिशन से बनने वाली रॉक्स, यानी कि डिपॉजिट से बनने वाली, यानी जमा होने से बनने वाली, है ना। एक लेयर है, इसके ऊपर फिर से एक लेयर आ जाती है, जमा हो रही है, फिर डिपॉजिट हो रही है, फिर डिपॉजिट हो रही है। तो इस तरीके से डिपोजिशन यानी कि डिपॉजिट जमा होने से बनने वाली रॉक्स को हम क्या कह देते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स कह देते हैं। ठीक है, यानी पहले कोई पदार्थ कहीं जमा था, कहीं और डिपॉजिट था, फिर उसके ऊपर लाखों वर्षों तक नई नई जो परतें हैं वो क्या हुआ, वो परतें जो है वो जमा होती गई। जैसे ये है एक रॉक है, इसके ऊपर लाखों साल तक क्या हुआ, नए नए जो परतें हैं वो आती गईं और उसके ऊपर डिपॉजिट होती गईं। फिर उनका कॉम्पैक्शन हुआ, यानी कि दबाव हुआ, है ना। दबाव यहाँ पर स्ट्रेस हुआ, एक तरीके से कॉम्पैक्ट हुआ वो। और फिर सीमेंटेशन हुआ। सीमेंटेशन कहने का मतलब एक दूसरे से जुड़ गया और अंत में वह एक रॉक बन जाएगी। इसलिए सेडिमेंट्री रॉक को हम लेयर्ड रॉक्स भी कह देते हैं। ठीक है, लेयर्ड रॉक्स यानी कि लेयर में बनने वाली रॉक्स को हम लेयर्ड रॉक्स कह देंगे। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ आप समझ गए। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा आपके मन में कि आखिर जमा जो हुआ था, यानी ये लेयर में जो जमा हुआ था, डिपॉजिट हुआ था, वो क्या जमा हुआ था। तो उसी क्या जमा होने के बेस पर हम इसको क्या कह देते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स को, कि चार तरीके से डिपॉजिट हुए और उस चार तरीके के डिपॉजिट के प्रोसेस से जो रॉक्स बनते हैं उसको हम अलग अलग नाम दे जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ पर है रेसिडुअल डिपॉजिट्स, फिर है मैकेनिकल और फिर जिसको क्लास्टिक डिपॉजिट्स भी कहते हैं, फिर है केमिकल डिपॉजिट्स, फिर है ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स। तो सेडिमेंट्री के हम क्या देखेंगे? चार प्रकार के डिपॉजिट्स को देखने वाले हैं। क्लियर? तो यहाँ पर एक एक करके पढ़ते हैं। इसको हम रेसिडुअल भी कह सकते हैं, यानी रेसिडुअल या फिर रेसिजुअल सेडिमेंट्री रॉक्स, फिर हम मैकेनिकल या फिर क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स, केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स, ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स। समझ गए? तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रेसिजुअल डिपॉजिट्स में क्या लिखा हुआ है, ज़रा समझो। यहाँ पर वेदर मटेरियल रिमेन्स एट द प्लेस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, रिमेन एट सोर्स, ठीक है। इसके एग्जांपल है लेटेराइट और बॉक्साइट। तो यहाँ पर क्या है, रेसिजुअल डिपॉजिट्स को समझने के लिए सिर्फ एक शब्द आप ध्यान रखिए, रिमेन, है ना। रेसिजुअल यानी कि रिमेन, रिमेन मतलब वहीं पर रह जाना, है ना, वहीं पर रह जाना। यानी कि यहाँ वेदरिंग तो होती है, लेकिन वेदरिंग मतलब समझ रहे हो, टूट के अलग होना। जो पेरेंट्स रॉक होते हैं, इससे छोटे छोटे कण जो टूट के अलग होते हैं, उस प्रोसेस को हम वेदरिंग कह देते हैं। तो यहाँ वेदरिंग तो होती है, लेकिन वेदर्ड मटेरियल जो है, यानी कि वेदर होके जो अलग हुए जो मटेरियल है वो कहीं ट्रांसपोर्ट नहीं होता, है ना। मतलब कि जिस रॉक्स की वेदरिंग हुई उसी स्थान पर उसके टूटे हुए या फिर जो जो परिवर्तित पदार्थ हैं वो जमा हो जाते हैं। मतलब यहाँ से टूटे और इसी के इर्द गिर्द अगल बगल ही ये जमा हो जाते हैं इस तरीके से, मतलब उसका कहीं पर ट्रांसपोर्ट नहीं होता। तो कई बार इसको रेसिजुअल के अलावा हम इन सीटू भी कह देते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखोगे। इन सीटू रॉक्स भी अगर कोई कह दे तो समझ आना कि ये रेसिजुअल सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में कह देते हैं, कहा जा रहा है। तो इसे इन सीटू फॉर्मेशन भी कह देते हैं। तो सबसे अच्छा इसका जो उदाहरण है वो है लेटेराइट और बॉक्साइट। ठीक है, तो क्या होता है कि मान लो भारी वर्षा, हेवी रेनफॉल वाले क्षेत्रों में वर्षा का जो पानी है वो क्या करता है, पेरेंट रॉक से सिलिका है, चाहे तो और भी दूसरे जो सोल्यूबल एलिमेंट्स हैं, है ना, घुलनशील पदार्थ जो हैं, उसको वो नीचे चला जाता है हेवी रेनफॉल के कारण से, जिसको हम लीचिंग कह देते हैं। ठीक है, तो लीचिंग कह देते हैं, यानी कि वो घुल करके कहीं और चला जाता है। जबकि आयरन है और एल्युमिनियम है ना, तो आयरन और एल्युमिनियम जो है वो कम घुलने वाले पदार्थ होते हैं, वो बारिश के पानी में नहीं घुलते जल्दी, है ना, जल्दी क्या, वो तो घुलते ही नहीं है। तो वो जो पदार्थ बच जाते हैं, लीच समझो ये पेरेंट रॉक है,
इससे कुछ मिनरल्स जो हैं वो वर्षा के पानी में घुल करके कहीं और चले गए। जो नहीं गए उनमें से कौन कौन से मिनरल हो गए? आयरन और एल्यूमिनियम। ठीक है, तो आयरन और एल्यूमिनियम जो है वो कम घुलने वाले पदार्थ हैं। तो फिर क्या होता है, जब ये घुलता नहीं है तो लीचिंग नहीं होती, यानी कि वो बह करके कहीं और नहीं जाता है। तो लाखों वर्षों के बाद यही जो बचे हुए पदार्थ हैं यानी आयरन और एल्युमिनियम है, इसके अगल बगल ही रह जाते हैं, बह के कहीं और नहीं जाते, है ना। तो क्या होता है, लाखों वर्षों के बाद यही लेटराइट या फिर बॉक्साइट बन जाता है। इसलिए इन्हें रेसिजुअल सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखोगे कि लेटराइट और बॉक्साइट को क्यों कहते हैं हम रेसिजुअल डिपॉजिट। फिर लेटराइट और बॉक्साइट में क्या क्या मिनरल्स होते हैं उसको भी हम बहुत डिटेल में समझेंगे जब उस टेबल को मैं पढ़ा रहा हूँगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए कि प्लेस ऑफ ओरिजिन पर ही ये रिमेन रहता है, इसलिए इसको रेसिजुअल कह देते हैं। रेसिजुअल का मतलब ही होता है बचा हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पर मैकेनिकल और फिर क्लास्टिक डिपॉजिट्स। अब यहाँ समझते हैं, यहाँ पर क्या है कि इनसॉल्युबल वेदर मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड। ट्रांसपोर्ट एंड डिपॉजिट होता है, इसके एग्जांपल है ग्रेवल, कॉन्ग्लोमरेट, ब्रेसिया, सैंडस्टोन और शेल, इसके एग्जांपल्स हैं। इसको मैं काफ़ी डिटेल में तब समझाऊंगा जब मैं टेबल को डिस्कस कर रहा हूँगा। ठीक है, फिर भी अभी जितना संभव हो पाता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर है मैकेनिकल और फिर क्लास्टिक डिपॉजिट्स। तो मैकेनिकल रॉक्स की कहानी सबसे आसान है। पहले कोई पुरानी रॉक्स जो है वो वेदरिंग से टूटती है। मान लो ये रॉक्स है, ठीक है, ये कोई रॉक्स है, तो जो पुरानी रॉक है ये वेदरिंग से टूट जाती है। अब उसके टूटे हुए जो टुकड़े हैं यानी कि रॉक जो फ्रेगमेंट्स हैं इसके, वो नदी से, हवा से, ग्लेशियर या समुद्र के द्वारा दूसरी जगह पर ले जाए जाते हैं। वहाँ वे क्या करते हैं, लेयर बाय लेयर जमा होते जाते हैं और बाद में दब करके और प्राकृतिक सीमेंट से जुड़ करके एक नई रॉक बना देते हैं, है ना। चूँकि इन रॉक्स का निर्माण टूटे हुए रॉक्स के वजह से होता है, टूटे हुए रॉक्स के फ्रेगमेंट से, है ना। फ्रेगमेंट को ही क्लास्ट कहते हैं। ये जो क्लास्टिक वर्ड है क्लास्ट से आया है, जिसका मतलब होता है फ्रेगमेंट्स, यानी टूटे हुए छोटे छोटे टुकड़े। तो इसीलिए इन्हें हम क्लास्टिक रॉक्स भी कह देते हैं। यहाँ केमिकल कंपोजिशन नहीं बदलती इसकी, है ना। जो पेरेंट रॉक्स का केमिकल कंपोजिशन होता है यही बाद में जो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है उसके सेम कंपोजिशन होते हैं, उसके केमिकल कंपोजिशन में बदलाव बिल्कुल नहीं होता, है ना। केवल टूटे हुए टुकड़ों का ट्रांसपोर्ट होता है और डिपोजिशन हो जाता है। यदि सबसे बड़े टुकड़े हों तो उस टुकड़े को क्या कह देंगे, है ना। मान लो कि इससे जो बहुत बड़े बड़े टुकड़े बन के आए उसको हम ग्रेवल कह देते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेवल कह देते हैं। और यदि वे राउंडेड हो यानी राउंड शेप में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्लोमरेट कह देते हैं। यदि एंगुलर में हो, छोटे छोटे एंगुलर में हो, है ना, तो उसको हम ब्रेसिया कह देते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखोगे, क्लियर है। और यदि सैंड के कण हैं यानी छोटे छोटे रेत के कण हैं तब उसको हम सैंडस्टोन कह देते हैं। उस रॉक में जो डिपॉजिट हुए रॉक बने उसमें, तो सैंड, जब उसमें सैंड के छोटे छोटे कण होंगे तो उसको सैंडस्टोन कह देंगे। और यदि बहुत ही महीन क्ले के छोटे छोटे कणस होंगे, बहुत ही महीन छोटे छोटे क्ले के कणस होते हैं, तब वो शेल बन जाती हैं। तो यहाँ तक समझ गए। इस सब का मैं ओवरऑल एक व्यू दे दिया आपको, बाकी डिटेल में उस टेबल में समझेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आप क्या समझे, यहाँ पर आप ये समझे मैकेनिकल क्लास्ट का मतलब समझ गए, फ्रेगमेंट्स होता है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो मैकेनिकल और फिर क्लास्टिक डिपॉजिट्स में हम ये समझे कि पहले रॉक टूटती है ना। रॉक जब छोटे छोटे टूटती है फिर ये ट्रांसपोर्ट होकर के कहीं और जाती है और डिपॉजिट होती है और वो लेयर वाइज डिपॉजिट हो जाती है, क्लियर। तब इसको हम कह देते हैं मैकेनिकल और फिर क्लास्टिक रॉक। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। फिर यहाँ पर क्या, केमिकल डिपॉजिट। केमिकल डिपॉजिट में क्या देखेंगे कि डिजॉल्व्ड मिनरल्स, यहाँ ध्यान रखना ये इनसॉल्युबल मिनरल्स थे, ठीक है, अपने मटेरियल थे जो डिजॉल्व नहीं होते हैं, सॉल्युबल नहीं होते हैं पानी में, क्लियर। और यहाँ भी नहीं था आपका वो जो लेटराइट और बॉक्साइट में जो एल्युमिनियम और आयरन पाए जाते हैं वो भी इनसॉल्युबल ही था। और यहाँ भी मैकेनिकल में भी इनसॉल्युबल, लेकिन ये सॉल्युबल को बता रहा है, डिजॉल्व मिनरल्स के बारे में बता रहे हैं केमिकल डिपोजिशन में, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखोगे। यहाँ पर क्या है कि डिजॉल्व मिनरल्स डिपोजिटेड बाय इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन एट्सेट्रा। केमिकल प्रोसेस होता है ये,
लाइमस्टोन, जिप्सम, रॉक सॉल्ट, जिसको हैलाइट भी कहते हैं। रॉक सॉल्ट का मतलब जो आप सेंधा नमक खाते हो, ठीक है। तो रॉक सॉल्ट हो गया, हैलाइट हो गया और डोलोमाइट हो गया। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? केमिकल डिपॉजिट्स के। अब समझेंगे इसको, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर क्या होता है केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स में कि यहाँ पर कोई रॉक जो है वो फ्रैगमेंट ट्रांसपोर्ट नहीं होता। रॉक के कोई फ्रैगमेंट्स जो होते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता। इसके बजाय मिनरल्स पहले पानी में घुले हुए यानी डिजॉल्व रहते हैं। जब समुद्र है, झील है या फिर अन्य कोई जलाशय है ना, उसका पानी जो है, मान लो कि जलाशय का पानी इवापोरेट हो गया, मतलब वाष्प बन करके बाहर चला गया, या फिर किसी केमिकल रिएक्शन के कारण मिनरल्स जो है वो घुली हुई अवस्था से बाहर भी निकल जाते हैं कई बार, तो है ना। और वो जिसको हम प्रेसिपिटेशन कह देते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो नीचे जमा होने लगता है, इसके तल में नीचे जमा होने लगता है और धीरे धीरे यही जमा हुआ केमिकल मिनरल रॉक बन जाता है, ठीक है। तो केमिकल मिनरल रॉक के बारे में हम समझ गए। जैसे कि मान लो एक जलाशय है, ठीक है, और यहाँ पर आपका इसके पानी जो है उड़ गए हैं मान लो जलाशय में, और इसके नीचे बैठ गया है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट जमा हो गया है तो ये क्या बन जाएगा? ये लाइमस्टोन बन जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ये लाइमस्टोन जिसका यहाँ पर एग्जाम्पल था। और मान लो कि कैल्शियम सल्फेट जमा हो गया तो जिप्सम बन जाएगा, और सोडियम क्लोराइड जमा होगा तो ये रॉक सॉल्ट बन जाएगा, है ना, जिसको हम खाने वाला नमक कह देते हैं, हैलाइट जिसको कह देते हैं टेक्निकल टर्म में। और मान लो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों जमा हो जाता है, तब उसको हम डोलोमाइट कह देते हैं। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है कि कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट जो हैं वो दोनों जमा होते हैं, तब उसको हम डोलोमाइट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए। तो इसमें केमिकल डिपोजिशन में क्या हुआ कि पहले डिजॉल्व मिनरल्स जो है वो इवापोरेट होकर के बना, है ना, पानी के इवेपोरेशन से बना, या फिर प्रेसिपिटेशन से बना, है ना, तो केमिकल रॉक बन जाता है। तो यहाँ पर केमिकल रॉक के बारे में आप समझ गए कि किस तरीके से इसका सेडिमेंटेशन हुआ है। फिर है अगला ऑर्गेनिक डिपॉजिट। ये सारे एग्जाम्पल में बहुत डिटेल में और समझाने वाला हूँ, मैं बार बार एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसका महत्व तब समझ में आएगा जब मैं उस टेबल को याद करा रहा हूँ आपको बिना रट्टा मारे। सब चीज़ को ध्यान से पढ़ोगे समझ जाओगे, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत, ठीक है। मैच द फॉलोइंग भी पूछा जाता है। फिर यहाँ पर ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स के बारे में देखते हैं। यहाँ दिया है फॉर्म्ड बाय एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स दिया है, कोल है, लिग्नाइट है, चॉक है, फिर है फॉसिलिफेरस लाइमस्टोन। अब समझते हैं इसके बारे में। यहाँ पर क्या है ऑर्गेनिक डिपॉजिट में कि ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो ऑर्गेनिजम्स की कहानी है एक तरीके से। यहाँ रॉक का निर्माण जो होता है, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव प्राणी, है ना। तो जो ये रॉक होते हैं, ऑर्गेनिक डिपॉजिट से जो रॉक्स बनते हैं, ये जो इसका निर्माण होता है वो प्लांट्स से होता है, एनिमल से होता है, या फिर शेल्स जो होते हैं, समुद्री जीव जो होता है शेल्स, कोरल्स जो होते हैं, है ना, या फिर अन्य ऐसे जीव जो होते हैं उसके अवशेषों से बनता है, उसका रेसिजुअल से बनता है, ठीक है, उसके बचे हुए पार्ट से बनते हैं। तो यदि कोई दलदली क्षेत्र है, काफ़ी ज़्यादा दलदली वाला क्षेत्र है, उसमें मृत पौधे लाखों वर्षों तक दबते रहते हैं, तो पहले क्या होता है, पीट बनता है ना, पीट बनता है, मतलब कोल का जो सबसे घटिया वाला क्वालिटी होता है वो बनता है। फिर क्या होता है कि फिर लिग्नाइट बनता है, और लास्ट में हम देखते हैं कि एंथ्रासाइट वगैरह बनता है, इसको कोल कहते हैं, ठीक है। तो कोल किस तरीके से बना? जीवों से बना, जीवाश्म से बना, जिसको फॉसिल कह देते हैं। और यदि समुद्र के छोटे छोटे जीव हैं, है ना, उसके शेल हैं, अब उसके शेल जो होते हैं, लिग्नाइट समझ गए, कोल का ही एक टाइप होता है। तो मान लो कि जो समुद्री जीव होते हैं, छोटे छोटे जो जीव होते हैं, उसके सेल होते हैं, और उसके सेल किसके बने होते हैं? जैसे शंख वगैरह देखते हो आप, है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, वो जमा हो जाता है, तो उससे जो बनता है उसको ही हम चॉक कह देते हैं, ठीक है। जो आजकल जो हम ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं, आजकल के टीचर जो क्लासरूम में, वो चॉक वो जिप्सम से बना होता है, लेकिन असल में जो पुराने ज़माने में जो चॉक बनते थे ना, वो इस चॉक रॉक से डायरेक्ट बनते थे। और ये किससे बनते हैं? ये तो मैं भी बता दिया कि जो समुद्री जीव के शेल होते हैं जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसको ही चॉक कहते हैं, ठीक है। फिर है फॉसिलिफेरस फिर है फॉसिलिफेरस लाइमस्टोन। तो ये क्या होता है कि जो बड़े बड़े फॉसिल्स होते हैं, है ना, फॉसिल्स जो होते हैं, बचे हुए जो अंश होते हैं जीवों के, उसको फॉसिल्स कहते हैं। जो बाद में ईंधन का काम करते हैं तब उसको फॉसिल कहते हैं। तो जो बड़े बड़े फॉसिल्स होते हैं,
जैसे फॉसिल से क्या होता है, लाइमस्टोन बन जाता है मान लो, तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉसिलिफेरस लाइमस्टोन। ठीक है, कुछ फॉसिल से लाइमस्टोन बन गया तो उसको हम कह देंगे फॉसिलिफेरस लाइमस्टोन। ध्यान यहाँ ये देना है कि डिपोजिशन यहाँ पर होता है, ठीक है, डिपॉजिट होकर के बनता है, लेकिन जो जमा होने वाला जो पदार्थ है वो जीवों के अवशेष होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, इसलिए इसको हम कह देते हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स को कह देते हैं क्या, कि ये ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो याद रखने के लिए मैं आपको शॉर्ट में ये भी बता सकता हूँ कि डेड प्लांट्स हो गए, फिर वो कोल में कन्वर्ट हुआ, लिग्नाइट बन गया, फिर मरीन ऑर्गेनिज्म और सेल से हम क्या देखते हैं कि वो चौक बन गया। क्लियर यहाँ तक? या फिर फॉसिलिफेरस लाइमस्टोन बन गया। तो चौक किससे बना आप समझ गए। अब शॉर्ट में इसका रिवीजन अगर करना चाहो तो देख लो। अच्छा, अब क्या करते हैं, पहले तो एक शॉर्ट में मैं आपको पूरा बता देता हूँ इसका एक रिवीजन के तौर पर कौन कैसा बनता है। जैसे कि कल्पना कीजिए कि एक पहाड़ है, ठीक है, तो यदि पहाड़ टूटा और उसका पदार्थ वहीं पर पड़ा रहा तब वो हो जाता है रेसिजुअल रॉक कह देते हैं उसको, रेसिजुअल सेडिमेंट्री रॉक। यदि पहाड़ टूटा, नदी उसे बहा कर ले गई और कहीं और जमा कर दी, है ना, तब उसको हम मैकेनिकल या फिर क्लास्टिक रॉक कह देते हैं। क्लियर है? फिर यदि पानी में घुले हुए मिनरल्स जो हैं वो जमा हो जाते हैं तब उसको हम केमिकल रॉक्स कह देते हैं। और यदि पौधों या फिर कोई जीवों के अवशेष जो होते हैं वो जमा होते हैं तब उसको हम ऑर्गेनिक रॉक्स कह देते हैं। ठीक है, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स को समझने के लिए हमेशा बस एक क्वेश्चन पूछिए कि क्या जमा हुआ था, उसमें से क्या चीज़ का डिपोजिशन हुआ। ठीक, यदि वहीं पर बचा हुआ पदार्थ है तब उसको रेसिजुअल कह देंगे। यदि टूटे हुए रॉक के फ्रेगमेंट्स जो हैं वो डिपॉजिट होते हैं तब उसको हम मतलब ट्रांसपोर्ट होकर के तब उसको मैकेनिकल कह देंगे। घुले हुए मिनरल्स होते हैं तब उसको केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स कहेंगे, और जीवों के अवशेष हैं तब उसको ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स कह देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। लेटराइट, बॉक्साइट, ये सारे जितने एग्जांपल्स हैं फिर से टेबल में देखेंगे, हालांकि अभी भी मैं आपको बता दिया। तो इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में करके पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि चीज़ों को आप अच्छे से याद कर पाए होंगे, यानी कि समझ गए होंगे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। तो चलिए इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से कौन से टॉपिक को लेकर के, मेटामॉर्फिक रॉक्स को लेकर के। तब तक हम क्या करते हैं, आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।